आज की कहानी है मछुए की बेटी। लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। चौधरी और चौधराइन के लाड़ प्यार ने तिन्नी को बड़ा ही स्वच्छंद और उच्छृंखल बना दिया था। वह बड़ी निडर और कौतूहल प्रिय थी। आधी रात पिछली पहर जब तिन्नी की इच्छा होती वह नदी पर बैठकर नाव खोलकर जल विहार करती और स्वच्छ लहरों पर खेलती हुई चंद्र किरणों की अटखेलियां देखती। यही कन्या चौधरी की सब कुछ थी, किंतु फिर भी आज तक चौधरी उसका विवाह न कर सके थे, क्योंकि कन्या के योग्य कोई वर चौधरी को अपनी जात में न दिख पड़ता था। इसीलिए तिन्नी अभी तक कंवारी थी। नदी के पार और उस पार के इस पार लाने का चौधरी ने ठेका ले रखा था। चौधरी की अनुपस्थिति में तिन्नी अपने पिता का काम बड़ी योग्यता से करती थी। आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तिन्नी? क्या तुम नहीं जानते क्या यही कि राजा साहब आज उस पार जाएंगे? कौन राजा साहब? तुम्हें यह भी नहीं मालूम? मैं आज ही तो आया हूँ और अब तक कहाँ थे? अपने घर। तो जैसे मैं रात दिन घाट पर ही तो बनी रहती हूँ ना, इसीलिए मुझे सब कुछ जानना चाहिए और तुम्हें कुछ भी नहीं। तुम मुझे वैसे ही तंग किया करते हो। जाओ, अब मैं तुमसे बात भी ना करूंगी। तिन्नी को चिढ़ाकर उसकी क्रोधित मुद्रा को देखने में युवक को विशेष आनंद आता था। इसीलिए वह प्रायः इसी प्रकार के बेसिर पैर के प्रश्न करके उसे चिढ़ा दिया करता था। किंतु आज तो बात जरा टेढ़ी हो गई थी। तिन्नी ने क्रोधावेश में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब वह युवक से बोलेगी ही नहीं। इसीलिए मुंह फेरकर वह तेजी से घाट की ओर चल दी। युवक ने तिन्नी का रास्ता रोक लिया और बड़े विनीत और नम्र स्वर में बोला, तिन्नी, सच बता दे मेरी तिन्नी, मैं तेरी डाढ़ चला दूंगा, तेरा आधा काम कर दूंगा। तिन्नी की क्रोधित मुख पर हंसी नाच गई। युवक उसके साथ डाढ़ चलाएगा, उसे एक साथी मिल जाएगा, इस बात को सोचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोली, सच कहते हो? मेरे साथ तुम डाढ़ चलाओगे? देखो बापू नहीं है, मैं अकेली हूँ। यदि तुम सचमुच मेरे साथ डाढ़ चलाने को कहो तो मैं फिर बताती हूँ। सच नहीं तो क्या झूठ? मैं डाढ़ जरूर चलाऊंगा, पर पहले तुझे बताना पड़ेगा। युवक ने कहा, इधर अपने पास ही कोई रियासत है ना, यहीं के राजा साहब नदी के उस पार शिकार खेलने जाएंगे। महीना 15 दिन का काम है मनोहर, खूब अच्छा रहेगा, खूब पैसे भी मिलेंगे, मैं तुम्हें भी दिया करूंगी। पर इतना वादा करो कि जब तक बापू ना लौट कर आए तुम रोज मेरे साथ डाढ़ चलाया करोगे। यह कौन सी बड़ी बात है तिन्नी? यदि तू मान जा तो मैं तेरे साथ जीवन भर डाढ़ चलाने को तैयार हूँ। तो जैसे मैंने कभी इनकार किया हो, नेकी और पूछ पूछ, तुम मेरा डाढ़ चलाओ और मैं इनकार कर दूंगी। तिन्नी, तो तू मुझसे ब्याह क्यों ना कर लेती? फिर हम दोनों जीवन भर साथ साथ डाढ़ चलाते रहेंगे। क्षण भर के लिए तिन्नी के चेहरे पर लज्जा की लाली दौड़ गई, किंतु तुरंत ही वह संभल कर बोली, कहने के लिए तो कह गए मनोहर, किंतु आज मैं ब्याह के लिए तैयार हो जाऊं तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊं। फिर उसके बाद फिर मैं तुम्हें रानी बनाकर अपने आप को दुनिया का बादशाह समझूं। अपने आप को बादशाह समझोगे? क्यों मनोहर? और मैं बनूंगी रानी, पर मैं रानी बनने के बाद डाढ़ तो ना चलाऊंगी, अभी से कह देती हूँ। तब मैं ही क्यों डाढ़ चलाने लगा? मैं बनूंगा राजा और तुम बनोगी मेरी रानी, फिर डाढ़ चलाएंगे हमारे तुम्हारे नौकर। अच्छा ये बात है, कहकर तिन्नी खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों हंसते हुए घाट की तरफ चले गए। एक बड़ी नाव पर राजा साहब और उनके पुत्र कृष्णदेव अपने कई मुसाहिबों के साथ उस पर जाने के लिए बैठे। तिन्नी कई मछुओं और मनोहर के साथ डाढ़ चलाने लगी। तिन्नी नाव भी खेती जाती थी और साथ ही मनोहर से हंस हंस कर बातें भी करती जाती थी। वायु के झोंकों के साथ उड़ते उसके काले घुंघराले बाल उसकी सुंदर मुखाकृति को और भी मोहक बना रहे थे। कृष्णदेव उसके मुख की ओर किस स्थिरता के साथ देख रहे थे, इस पर तिन्नी का ध्यान ही न था, किंतु राजा साहब से पुत्र की मानसिक अवस्था छिपी न रही। युवा काल में उनके जीवन में कई बार ऐसे मौके आ चुके थे। अब कृष्णदेव प्रायः प्रतिदिन ही जल विहार के लिए नौका पर आते और डाढ़ चलाने का काम बहुधा तिन्नी ही किया करती।
कृष्णदेव के मूक प्रेम और आकर्षण ने तिन्नी को भी उनकी तरफ बहुत कुछ आकर्षित कर लिया था। जिस समय कृष्णदेव नौका पर आते उस समय मछुओं के रहते हुए भी तिन्नी स्वयं ही नौका चलाती। राजा साहब से कुछ छिपा न था। राजकुमार रोज जल विहार के लिए जाते हैं और तिन्नी ही नाव चलाया करती हैं, यह राजा साहब ने सुन लिया था। अतएव बात को इससे अधिक बढ़ने न देने के अभिप्राय से राजा साहब बिना शिकार खेले ही एक दिन अपनी रियासत लौट गए। जाने को पिता के साथ कृष्णदेव भी गए, किंतु उनका हृदय मछुए के झोपड़े में तिन्नी के ही पास छूट गया था। रियासत पहुंचकर कृष्णदेव सदा उदास और ना जाने किन विचारों में निमग्न रहा करते। शायद उन्हें रह रहकर मनोहर के भाग्य पर ईर्ष्या होती थी। वह सोचते मनोहर किस प्रकार तिन्नी के पास बैठकर नाव चलाया करता था। तिन्नी कैसी घुल मिल कर हंसती हुई उससे बातें किया करती थी। एक मामूली सा आदमी होकर भी मनोहर कितना सुखी है। काश मैं भी एक मछुआ होता और तिन्नी के पास बैठकर नाव चला सकता तो मैं कितना सुखी होता। किंतु किसी से कुछ भी ना कहते। हाँ, अब उन्हें आखेट से रुचि न थी। शतरंज के वे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, किंतु मोहरों की ओर उनसे आंख उठाकर भी देखा न जाता। अध्ययन से भी उन्हें बड़ा प्रेम था। उनकी लाइब्रेरी में विद्वान लेखकों की अच्छी से अच्छी पुस्तकें थीं, किंतु उन पर भी अब इंचों धूल जम रही थी। यार दोस्त आते, घंटों छेड़छाड़ करते, किंतु कृष्णदेव में तिल भर का भी परिवर्तन न होता। उनके अंतर जगत में कितना भयंकर तूफान उठ रहा था, यह किसे मालूम था। कृष्णदेव अपनी वेदना चुपचाप पी रहे थे, किंतु उनकी आंतरिक पीड़ा को उनकी शारीरिक अवस्था बतला रही थी। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। पिता से पुत्र की बीमारी छिपी न थी। वे सब जानते थे, किंतु वे चाहते थे कि यह बात किसी प्रकार दबी की दबी ही रह जाए, उन्हें बीच में न पड़ना पड़े। कृष्णदेव उनका इकलौता पुत्र था। पुत्र की चिंता उन्हें रात दिन बनी रहती थी। तिन्नी के अनिंदनीय रूप और चातुर्य ने राजा साहब को आकर्षित ना किया हो सो बात ना थी, किंतु थी तो वह आखिर मछुए की ही बेटी। राजा साहब उससे कृष्णदेव का विवाह करते भी तो कैसे। एक दिन राजा साहब कृष्णदेव के कमरे में गए। उस समय वह सोए हुए थे। आंखों के पास रोते रोते गड्ढे से पड़ गए थे। चेहरा पीला पीला और शरीर सूखकर काटा सा हो गया था। जमीन पर ही एक चटाई के ऊपर बिना तकिए के मखमली बिछौने पर सोने वाला उनका दुलारा कृष्णदेव ना जाने किस चिंता में पड़ा पड़ा सो गया था। राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ ना बोलकर चुपचाप कृष्णदेव के कमरे से बाहर निकल आए। दूसरे ही दिन रियासत से तिन्नी समेत चौधरी का बुलावा आया। उन्हें शीघ्र से शीघ्र उपस्थित होने की आज्ञा दी और साथ ही साथ उन्हें लेने के लिए सवारी भी आई थी। इस घटना ने मोहल्ले भर में हलचल मचा दी। चौधरी साहब बहुत घबराए। सोचा, अवश्य ही मेरी अनुपस्थिति में इस उच्चंड लड़की ने कोई अनुचित व्यवहार कर दिया होगा। राजा साहब जरूर नाराज हैं, नहीं तो तिन्नी समेत लाए जाने का कारण ही क्या हो सकता है। मोहल्ले वाले सभी चौधरी को समयोचित सीख देते आए, अपनी अपनी समझ के अनुसार। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तिन्नी का हृदय कुछ और ही बोल रहा था। तिन्नी पिता के पास मोटर पर बैठने ही वाली थी। मनोहर ने धीरे से तिन्नी से कहा, तिन्नी, कहीं राजकुमार तुम्हें अपनी रानी बनाने के लिए तो ना बुलाया हो? तुम मुझे अपनी रानी बनाते थे, कुछ राजकुमार बनाएंगे। तिन्नी, तुम सदा ही मेरे हृदय की रानी रही हो और रहोगी। आज ऐसी बातें क्यों करती हो? सो कैसे? बिना विवाह किए हुए ही तुम्हारी या तुम्हारे हृदय की रानी कैसे बन सकती हूँ? तिन्नी ने रुखाई से पूछा। तिन्नी, रानी बनने के लिए विवाह ही थोड़े जरूरी है। जिसे हम प्यार करें वही हमारी रानी। तिन्नी का चेहरा तमतमा गया। बोली, धत, मैं ऐसी रानी नहीं बनना चाहती। ऐसी रानी से तो मछुए की बेटी ही भली। और मनोहर के उत्तर की प्रतीक्षा न करके पिता के पास जाकर मोटर पर बैठ गई। मोटर स्टार्ट हो गई। जब यह लोग रियासत में राजा साहब के महल के सामने पहुंचे तब कुछ अंधेरा हो चला था। इनके पहुंचने की सूचना राजा साहब को दे दी गई। चौधरी पुत्री समेत महल के सूने कमरे में बुलाए गए। कमरे में राजा साहब और कृष्णदेव को छोड़कर कोई ना था। डर के मारे चौधरी का तो हुलिया बिगड़ रहा था, किंतु
तिन्नी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पिता पुत्री का उचित सम्मान करने के उपरांत राजा साहब ने मछुए को संबोधन करके कहा, चौधरी, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया कदाचित तुम नहीं जानते। चौधरी भय से कांप उठे, हाथ जोड़कर बोले, मैं तो महाराज का गुलाम हूँ सदा। राजा साहब बात काटते हुए बोले, हम तुम्हारी इस कन्या को राजकुमार के लिए चाहते हैं। तिन्नी होठों के भीतर मुस्कुराई और चौधरी आश्चर्य से चकित हो गए। एक बार राजा साहब की ओर और फिर उन्होंने तिन्नी की ओर देखा। सहसा चौधरी को इस बात पर विश्वास न हुआ। कहाँ मैं एक साधारण मछुआ और कहाँ वे एक रियासत के राजा। हमारे बीच में कभी रिश्तेदारी भी हो सकती है। फिर ना जाने क्या सोचकर भय विह्वल होकर चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह कन्या मेरी नहीं है। राजा साहब चौंक उठे। आश्चर्य से उन्होंने चौधरी से पूछा, फिर यह किसकी लड़की है? हाथ जोड़े ही जोड़े चौधरी बोले, महाराज, 15 साल पहले की बात है। नदी में बहुत बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में मेरे बुढ़ापे की लकड़ी यह कन्या मुझे मिली थी। यह एक खाट पर बहती हुई आई थी और इसके गले में एक छोटी सी सोने की ताबीज थी। ताबीज का नाम सुनते ही राजा साहब को ताबीज देखने की उत्सुकता हुई। उनके मस्तिष्क में किसी ताबीज की धुंधली स्मृति छा गई। पिता के आदेश से तिन्नी गले से ताबीज निकालने के लिए ताबीज के धागे की गांठ खोलने लगी। मछुए ने फिर कहना शुरू किया, महाराज, इस ताबीज का भी बड़ा विचित्र किस्सा है। एक बार ताबीज का धागा टूट गया। कई दिनों तक याद न रहने के कारण यह ताबीज इसे ना पहनाया जा सका। बस महाराज, यह तो इतनी ज्यादा बीमार पड़ी कि मरने जीने की नौबत आ गई और फिर ताबीज पहनाते ही बिना दवा दारू के ही चंगी भी हो गई। तब से ताबीज आज तक इसके गले में पड़ी है। राजा साहब को स्मरण हो आया कि 15 साल पहले उनकी लड़की भी टेंट के अंदर से बाढ़ में बह गई थी, जिसके गले में उन्होंने भी ज्योतिषी के आदेशानुसार ताबीज पहनाई थी। उन्होंने एक बार कृष्णदेव और फिर तिन्नी के मुंह की तरफ देखा। उन्होंने उनके मुंह में बहुत कुछ समानता दिखाई पड़ी। तब तक तिन्नी ने गले से ताबीज निकाल के राजा साहब के सामने कर दिया। राजकुमार का हृदय बड़े ही वेग से धड़क रहा था। ताबीज हाथ में लेते ही राजा साहब ने मेरी कांति कहते हुए तिन्नी को गले से लगा लिया। यह वही ताबीज थी जिसे ज्योतिषी के आदेश से राजा साहब ने पुत्री के गले में पहनाया था। पिता पुत्री और भाई बहन का यह अपूर्व सम्मेलन था। सबकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। अब महल के पास चौधरी के रहने के लिए पक्का मकान बन गया। चौधरी अपनी स्त्री समेत वहीं रहते हैं। अब उन्हें नाव नहीं चलानी पड़ती। रियासत की ओर से उनकी जीविका के लिए अच्छी रकम बांध दी गई है। राजमहल में रहती हुई भी कांति चौधरी के घर आकर तिन्नी हो जाती है और अब भी चौधरी के साथ उनकी थाली में बैठकर चौधराइन के हाथों की मोटी मोटी रोटियां खाती है। तिन्नी को बहन के रूप में पाकर कृष्णदेव को कम प्रसन्नता नहीं थी। वे तिन्नी का साथ चाहते थे, चाहे वह पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में। धन्यवाद। तो ये आज की कहानी थी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।